ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर बच्चों के लिए जो कि आईटीआई कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें लगभग 52 या 53 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। ये कह रहा है कि कॉपर एटम है, कॉपर का परमाणु में तीसरी जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह लो या फिर कह लो कि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, 29 होता है। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स को हम सेल्स में कैसे भरते हैं तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी जो कक्षा होगी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, चौथी कक्षा में 1 भरते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए फिल करने का कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं, तो वो बोहर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उसने क्या कहा था कि 2n², ये फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे n जो है ना कक्षा है, KLMN, जैसे दिखे ना, ये वाली पहली कक्षा है, ये वाली K, ये वाली L, ये KLM और फिर N, ये वाली K कक्षा होगी, ये L और ये वाली M और ये सबसे लास्ट वाली जो होगी N होगी। तो ये है कि कक्षा की संख्या यहाँ पे लिखा है ना, K बराबर 1, L बराबर 2, ठीक है, M बराबर 3 और N बराबर 4। मतलब ये कह रहा है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। अब ये जो n की वैल्यू है, सब आप n की वैल्यू जितनी रखोगे जितनी कक्षा के लिए, उसमें बराबर जब करोगे आप कैलकुलेट करके, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब आएंगे कि उस कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उसी प्रकार से देखो तीसरे उसमें जो तीसरी सेल होगी, तीसरी उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर आप करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 से गुणा करोगे फिर 2 की, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल को अर्धचालक मटेरियल कौन सा है। देखो ये जो यूरिका है, साइड भी इंसुलेशन होता है जो कि करंट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, जो मैग्नीन है ये तुम्हारा एक कंडक्टिंग पदार्थ होता है। ठीक है, और जो जर्मेनियम होता है ये सिलिकन, यहाँ पे सिलिकन भी लिखा है, सिलिकन और जर्मेनियम ये अर्धचालक युक्तियाँ होती है। तो मैं सेमीकंडक्टर आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर क्या होती हैं, जो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर, INSULATR। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, ठीक है, और चालक मतलब कंडक्टर, जो कि करंट को आसानी से फ्लो होने देता अपने में से, और इंसुलेटर जो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो इन दोनों का जो गुण रखता है वो कौन रखता है, सेमी कंडक्टर रखता है, अर्धचालक रखता है। तो अर्धचालक का जो एग्जाम्पल है वो सिलिकन है और जर्मेनियम है, SI सिलिकन और जर्मेनियम G। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर द चेकिंग AC सप्लाई। इंडिकेशन लैंप है, कोई इंडिकेशन लैंप है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये लैंप मान लो कौन सा, नियॉन लैंप है, इसके अंदर के इंडिकेशन लैंप, इलेक्ट्रोड्स तो होंगे इसमें जलने के लिए, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स में चिंगारी वगैरह, लाइट वगैरह इसमें जलेगी, या ब्राइटनेस इसमें आपको दिखाई देगी। यदि आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर जो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर AC सप्लाई सही से जा रही है और वो ग्लो करेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए यूनिट कंज्यूमर बाय द 50 वाट लैम्प फॉर 5 आवर, मतलब 5 घंटे के लिए। इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये कह रहा है कि 50 वाट लैंप है, 50 वाट का लैंप है और वो 5 घंटे के लिए जलाया जा रहा है, उसमें विद्युत ऊर्जा कितनी खपत होगी। तो आपको बताना है कि खपत कितनी होगी। तो खपत जो होती है, खपत कंजप्शन, CONSUMPTION, जो कंजप्शन होता है, पावर का कंजप्शन, वो होता है वाट गुना घंटे गुना समय मतलब टाइम, और बटे में उसका क्या कर देना, आपको 1000 कर देना है। ठीक है, अब जब इसमें वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर है 500। ठीक है, W की वैल्यू रखो, और H मतलब घंटे कितने दिए हैं, 5। ठीक, और बटे में क्या लिख दो आप, 1000। 5 का 5 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2500, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, 1000। तो आपका हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो इसका D आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, D। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज ए 100 वाट 250 वोल्ट। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, देखो क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट की रेटेड, मतलब उसकी रेटिंग दे रखी है। एक बल्ब है, बल्ब इस प्रकार से एक बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग दे रखी है, जो पावर की रेटिंग है वो है 100 वाट की। ठीक है, और वोल्टेज की रेटिंग है वो है 50 वोल्ट की। अब इसमें कह रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, R, ये आपको बताना है। ठीक है, तो P बराबर V²/R, ये तो एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो R बराबर V²/P आप फॉर्मूला लगाओगे। V² का मतलब यहाँ पर 250 × 250, और बटे में पावर कितना लिखोगे आप,
100, ठीक है। तो 25 25 का जो स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, 25 25 का होता है 625 और यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी ओम। तो 625 ओम इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम, इसमें कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज और वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा नियम है जो बंद परिपथ के अंदर वोल्टेज और वोल्टेज पाथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो ये होता है किरचॉफ का नियम। कौन सा? किरचॉफ का वोल्टेज या लूप का नियम, ठीक है, कि जिसे कहते हैं KVL, क्या कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर कौन सा है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये सेकंड नियम होता है इसका। कौन सा? सेकंड नियम। जो फर्स्ट नियम होता है वो होता है KCL, किरचॉफ किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये फर्स्ट नियम होता है और ये वाला होता है सेकंड नियम, ठीक है। तो सेकंड नियम इधर लिखा है डी ऑप्शन पर, तो इसका डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट इसको यहाँ पर चित्र बनाया है मैंने, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप क्वेश्चन में क्या कहा है उसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में कहा है कि ये 200 वाट और 240 वाट के जो दो लैंप हैं, इसमें यहाँ पर पावर की रेटिंग यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों जगह समान है, ठीक है। और जो वोल्टेज की है, वोल्टेज की यहाँ पर है ये वाली और यहाँ पर, ये दोनों जगह समान है, ठीक है। और जो 240 वोल्ट यहाँ पर है, ये वाली वोल्टेज यहाँ पर है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जिसे हम कहेंगे। तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर है। आपको ये बतानी है कि कुल शक्ति कितनी वो खपत करता है। तो कुल शक्ति वो कितनी खपत करता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझना, जरा ध्यान से क्या समझना कि देखो, यदि यहाँ पर वोल्टेज की जो वैल्यू है, सप्लाई वोल्टेज, ये जो V1 है, यहाँ पर V1 कितना है? ये 240 है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेटिंग है, ध्यान रखना, पावर की ये रेटिंग है, ये 240 वोल्ट जो सप्लाई मैंने दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 240 है। अगर ये ही जो सप्लाई वोल्टेज है, अगर सेम इसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी क्या हो, वोल्टेज रेटिंग हो, जैसे यहाँ पर दे रखी है 240 और यहाँ पर भी 240 ही दे रखी है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाओगे, पावर कंसेप्ट का, P बराबर P1 इंटू P2 बटे में P1 प्लस के P2। मतलब ये उस प्रकार का है जिस प्रकार का एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस परिपथ होता है ना, रजिस्टर का पैरेलल में क्या होता है, एक परिपथ होता है, इसमें R1 दे रखा है, R2, और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करने के लिए कहें तो आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है पावर निकालने के लिए। पावर में क्या होगा, ये जो आपको दिखा रखा है ना बल्ब, इसकी रेटिंग और इसकी रेटिंग दोनों की समान हो, बट इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है दोनों की समान होनी चाहिए, और वो समान रेटिंग ऐसे सप्लाई वोल्टेज के समान हो यदि, तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P1 प्लस P2 बटे में P1 प्लस P2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, मैं इधर वैल्यू रखोगे 200, देखो यहाँ पर वैल्यू रखो आप 200 गुणा 200 और प्लस में 200 प्लस 200, तो 200 और 200 पे आप जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 200 200 400 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या है, 200 प्लस 200, ये जोड़ोगे गुणा करोगे तो भी 400 होगा, जोड़ोगे तो भी, लेकिन ऊपर क्या है, गुणा हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ जरा इसको, एक सेकंड जरा, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पावर रेटिंग कितनी दी है, 200, यहाँ 200 बटे 200 प्लस के 200, ऊपर कितना हो गया, ये 40,000 हो गया और ये 400, ये 400 हुआ है ये। तो आप क्या करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 100, कितना 100, ये भी वाट, ठीक है, क्योंकि पावर की रेटिंग किस में होती है, वाट में होती है। तो आपका बी आंसर आएगा। इस प्रकार से मैं आपको कह रहा था, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसको करके देखना आप। 7वें का बी आंसर है, बस आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है। तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला देखो कैसे होगा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे के पैरेलल में लगा दिए। इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे, यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, इतना करोगे, ये इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, R इक्विवेलेंट की जगह RT कर रखा है इसने, देखो RT, ठीक है। जब आप R इक्विवेलेंट करोगे या फिर उसे ऊपर ले जाओगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस 1/R3, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो वो डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, 8वें का डी। अब आप देखिए नोवा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द ओम मीटर अक्रॉस द ओपन R2। अब ये कहना चाह रहा है, देखो ओम मीटर है, यहाँ पर ओम मीटर लगा है, आपको दिखा दो थोड़ा सा। देखो ओम मीटर का पाठ्यांक
खुले हुए R2 रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो R2 लगा हुआ है यदि ये ओपन हो जाए, इस प्रकार से कह रहा है कि इस प्रकार से यदि ओपन हो जाए और यहाँ सिरों पर आपने क्या लगाया है, ओम मीटर लगाया है, तो ये ओम मीटर कितनी रीडिंग दर्शाएगा, तो ये रीडिंग दर्शाएगा ओपन, मतलब अनंत। अनंत क्यों दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। ओम क्या है, ओम यदि उसके रेजिस्टेंस को बताएगा। यदि यहाँ पर खुला हुआ परिपथ है, यहाँ से क्या दे रखा है, यह भी खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस उसका अनंत होगा, क्योंकि सर्किट जब ओपन होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या मिलता है, अनंत मिलता है। ठीक है, यदि कोई सर्किट शॉर्ट होता है, शॉर्ट, ये आपके लिए भी शॉर्ट में है थोड़ा, यदि कोई परिपथ शॉर्ट है, शॉर्ट में रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 ओम होता है। ठीक है, और शॉर्ट में करंट की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, ध्यान रखना। यदि कोई सर्किट ओपन है, OPEN, यदि कोई सर्किट ओपन है तो उसका रेजिस्टेंस अनंत ओम होगा। ठीक है, और ओपन होने पर जो करंट की वैल्यू है वो कैसी होगी, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो है बी ऑप्शन ठीक होगा, इंडिकेट्स इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, मतलब अनंत रेजिस्टेंस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज ए डायमीटर इज डबल। ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी कंडक्टर चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, आपके चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो उसको बताना है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन दी है, व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। यदि व्यास है, यदि कोई कंडक्टर इस प्रकार का है, ठीक है, यदि उसका व्यास का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, इसका व्यास जितना था उसका डबल कर दिया है वाला, यदि इसका d था इधर तो ये 2d कर दिया। ठीक है, व्यास को डबल कर दिया है तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A होता है, ρL/A। ए एरिया होता है, एरिया जो होता है गोल तार का πr² होता है, समझना आप। तो A बराबर πr² है, R यहाँ पर है त्रिज्या, R यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या को आप डायमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे आप, त्रिज्या को आप डायमीटर में बदलोगे तो डायमीटर का आधा त्रिज्या होती है, इसका मतलब πd/2 का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर को हटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा π/4d का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप। देखो डायमीटर को क्या किया गया है, यहाँ पे डायमीटर को 2 गुना किया गया है, कितना, 2 गुना किया गया है। यहाँ पर 2 गुना आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डायमीटर के स्थान पर मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखो R बराबर ρL/π/4 और d का स्क्वायर। अब इस वाले स्थान पर आप 4d रखोगे ना, तो जो उसका रेजिस्टेंस था पहले, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया 4 गुना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी इसका आंसर होगा। कौन सा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर। तो ये किस प्रकार का आपको रजिस्टर दिख रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखा जाए तो ये बिल्कुल रियोस्टेट के तरह दिख रहा है आपको, इस प्रकार का रियोस्टेट होता है। क्या होता है, रियोस्टेट, उसे हम कहते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाला जो सेक्शन दिखा रखा है ना, ये वाला, यहाँ पर वायर है इसका। ठीक है, वायर बांधे रखते हैं, इस प्रकार से गोल होगा, इस प्रकार से गोल है, इसके ऊपर इस प्रकार से वायर लपेट रखा है चारों तरफ, और इसको फिर किया गया है, इसको कवर किया गया है जिससे कि कोई इसको छुए तो उसको करंट ना लग पाए। ठीक है, और यहाँ पर इसका टर्मिनल से अंदर से निकले हुए, यहाँ पर वायर को कनेक्ट करते हैं हम, परिपथ को पूरा करने के लिए वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 11वें का आंसर कौन सा है, 11वें का आंसर है बी। ठीक है, अब 13वां देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय द कलर कोडिंग मेथड। यहाँ पे कलर आपको दिखा रखे हैं, ये वाला जैसे पहले वाले का, ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है। कौन सा, 4 बैंड BAND रजिस्टर, RESISTOR, ये 4 बैंड का रजिस्टर है। इसके अंदर जो पहला वाला है वो 10 डिजिट को बताएगा, ध्यान रखना, 10 डिजिट को बताएगा, और जो सेकंड वाला है वो यूनिट या यूनिट डिजिट, DIGIT, तो यूनिट डिजिट को बताएगा। उसके बाद ये है तीसरा वाला, ये मल्टीप्लायर को बताएगा, MULTIPLIER, मल्टीप्लायर को बताएगा, मतलब 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 0 है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और ये जो चौथा बैंड है, ये चौथा बैंड बताएगा टोलरेंस को, TOLERENCE। टोलरेंस का मतलब होगा कि जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें 5% के हिसाब से प्लस माइनस उसमें करना है। 5% हो भी सकता है, 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ठीक है, गोल्ड के लिए 5% होता है, सिल्वर के लिए 10 होता है, और बाकी 20% किसका होता है, वाइट के लिए होता है 20%। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या दिया है, देखो रेड यहाँ पर दिया है, रेड कलर है 10 डिजिट का, ब्लू है सेकेंड, और जो मल्टीप्लायर दिया है वो ऑरेंज दिया है, और जो मल्टीप्लायर दिया है वो सिल्वर दिया है। सिल्वर मतलब 10% का क्या है, इसके अंदर प्लस माइनस आपको जोड़ना घटाना है। अब आपको ये देखना है कि इसकी कलर कोडिंग कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं देखो आपको बताता हूँ कैसे ज्ञात करें। पहले मैं इसको रफ कर दूँ, यदि आप समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ले लेना। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आपको टिक लगा के बता दिया कि इसका आंसर ये है, तो उसको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आने का।
जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तो देखो उसमें होता है एक फॉर्मूला BB, एक ट्रिक है BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये है BB रोय, इसका मतलब होता है ब्लैक। आप लिखते रहना ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो ये है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 0 वैल्यू से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। BBROY, BB रोय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। 0 से लेकर चलना है आपको 9 तक। उसके बाद ये जो डिजिट है यही 10 डिजिट में और यूनिट डिजिट में आपको करना है। जब मल्टीप्लायर की बात आए तो मल्टीप्लायर में आपको 10 की पावर पे इसी डिजिट को लिख लेना है। जैसे 0 ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1 आ जाएगी, और रेड के लिए 10 की पावर कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे रेड है, रेड दे रखा है, तो रेड कितने पे 2 पर है, तो आपको 2 पहले 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ब्लू, ब्लू देखिए किधर है, ब्लू है 6 पर, तो आपको 2 के बाद क्या लिखना है 6। तो आपको पहले यहीं देख लो आप 2 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 6 आ रहा है, 3 2 आ रहा है और 3 7 आ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको मैच कर रहा है, तो बी ही ऑप्शन ऐसा है अभी तक जो मैच कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आपको मल्टीप्लायर के, अब तीसरे पे मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का रंग है ऑरेंज, ऑरेंज पे कितना है 3 नंबर है, मतलब 10 की पावर कितना है 3, यहाँ पर 10 की पावर आपको 3 चढ़ाना है। और उसके बाद प्लस माइनस, टोलेंस कैसा दिया सिल्वर, सिल्वर के लिए 10% का टोलेंस होता है प्लस माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का 10% क्या लिख लो, इसमें ऐड कर लो। ये वाली जो वैल्यू आई है ये इस वाले रेजिस्टेंस की है, तो इस प्रकार से आप किसी का भी रेजिस्टेंस याद कर सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अब देखिए 13वां, वाई द ओमीटर इज ग्रेजुएटेड विद द नॉन लीनियर स्केल। ये आपको एक स्केल दिखा रखा है, तो ये क्या है कि एक यूनिफॉर्मली स्केल नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। देखो यहाँ पर डिजिट जो इसकी स्केलिंग है बहुत पास पास है, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा गैप कर रखा है और बाद में जाके और ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्केल होगा वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन दिखाता है, ठीक है। किस कैसा इन्वर्सली का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रखा है, देखो OHM लिखा है ओम, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है V/R होता है, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। V यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया और यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस दो चीज़ को बता रहा है। वैसे देखा जाए तो V बराबर IR जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को याद रखना, बस बी ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, इसमें कहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखा रखा है, ये जो बना हुआ है ना इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC, इसमें RDC देखना, RDC मतलब ये वाला रेजिस्टेंस है, इसका मान हमको ज्ञात करना है और बाकी सब रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू कितनी है ऊपर लिखी है, जैसे PAD की वैल्यू, PAD इसकी वैल्यू है 500, कितनी इसकी वैल्यू है 500 ओम, और QBC इसकी वैल्यू है ये 300, और फिर BAD कहाँ है, देखो BAD तो नहीं, लेकिन ये वाला है SAO इसमें लिख रखा 15, मतलब कि ये वाला जो है ना 15 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर, तो उस पर ध्यान नहीं देना। बाकी जो बचा हुआ ये है, बाकी हमको जो ज्ञात करना है वो RDC ज्ञात करना है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब संतुलित अवस्था आ जाए, मतलब बैलेंस कंडीशन, इसको कहते हैं बैलेंस, BALANCE, बैलेंस सिचुएशन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है ना वो P/Q = R/S, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर P ये वाला होगा, P ये वाला Q होता है, और ये वाला रेजिस्टेंस होता है R, और ये वाला होता है S, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है P, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस है R, और ये रेजिस्टेंस है S, ठीक है, P Q R S। अब इनकी वैल्यू को यहाँ रखोगे, S की वैल्यू का आप निकाल लेना। S बराबर क्या आ जाएगा, S बराबर आपका आ जाएगा R × Q = P। अब R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू 15 है, 15। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 300, और P की वैल्यू है 500, ठीक है। अब 2 0 से इसे काट दोगे, 5 से 3 बार में काट दोगे, 3 × 9, मतलब कि 9 ओम के आसपास इसका आंसर है, मतलब बी इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब देखो 15वां क्वेश्चन, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। अब इसको समझना ध्यान से, देखो ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कह रहा है, इसका मतलब ये होता है, इसको मैं बता दूं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना किसी भी एलिमेंट का, तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। ये है, यदि मैं इसको कहूँ कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसमें होगा टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो नेगेटिव में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, और पॉजिटिव में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है।
तो आप देखिए जैसे माइका है, ये माइका अभ्रक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब यूरेका है, ठीक है, कॉपर कंडक्टिव मटेरियल है, इसका पॉजिटिव होता है, किसका, इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो मैग्नीन है, मैग्नीन कैसा है, एक मिक्स मटेरियल है, कैसा है, मैग्नीन जो है ना मिक्स मटेरियल होता है, तो कहते हैं एलो, ये एलोय है एक प्रकार का। तो इसका जो है ना जीरो होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका आपको ध्यान रखना है, जीरो होता है। और जो यूरेका शायद मैंने इसको इंसुलेशन बता दिया था, इंसुलेशन नहीं है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल है, जिसे हम कहेंगे एलो, ALLOY, एलोय। और ध्यान रखना ये जो यूरेका होता है ना, ये यूरेका का वायर जो है ज़्यादातर हम इसको प्रयोग करते हैं स्टार्टर में, STARTER, DC स्टार्टर नहीं होते, 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के अंदर जो वायर लगा होता है ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला, वो यूरेका का ही होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है इसने, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंसुलेशन मटेरियल्स का। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ए। तो ए आंसर इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी इन सभी को मैं मिटा देता हूँ, इसका आंसर कौन सा है, ए आंसर इसका है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन कि व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, या फिर ओम्स लॉ का संबंध किन किन से ऐसे कहना चाह रहा है। तो ओम्स लॉ मैंने बताया V बराबर IR, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी के अंदर, और I बराबर V/R, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो करंट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, आपको करंट दिखा, वोल्टेज दिखा, और रेजिस्टेंस कहाँ है, करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, मतलब कि C इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि समांतर परिपथ में R2 का मान आपको बताना है। R2 मतलब ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। अब ये आप कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर क्या है, टोटल वोल्टेज आपको दे रखी है 24 वोल्टेज सप्लाई की, और यहाँ से करंट कितनी जा रही है, 15। अब अगर मैं कहूँ कि टोटल रेजिस्टेंस आप निकालो तो कैसे, R बराबर V/I से निकालोगे, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है, 24 है, और 15 क्या है, एम्पियर धारा है, R बराबर V/I। तो जो भी आपका रेजिस्टेंस का मान आएगा यहाँ पर है ये वाला, उसके बाद ये है पैरेलल में RT बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 और प्लस के 1/R3। RT की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखोगे आप, ऐसे वोल्टेज को और करंट इन दोनों को भाग करके 15 से भाग करना 24 को, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ रखना। R1 की वैल्यू इसको मान लो, ये R1 है, ठीक है, ये R2 मान लो, और ये R3 इसमें दे भी रखा है, तो इन वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे। बाकी जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, बाकी 1/R2 बचेगा। जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 6। कितना आएगा, 6, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन करने लग जाऊँ तो समय बहुत कंजप्ट हो जाएगा, मतलब, तो आप समझदार हो। यदि मैं इसको सोल्व करने लगूँगा तो ज़्यादा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा, तो आप इसको कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए पैरेलल सर्किट विद द वन ब्रांच ओपन। अब देखो कहा है इसमें कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है। एक शाखा, एक ब्रांच को खुली हो, यदि एक ब्रांच ओपन हो जाती है ना किसी सर्किट की, तो उसके अंदर पहली चीज़ है कि करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो क्लोज परिपथ है ये वाला, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लगाया हुआ है, इस प्रकार से शॉर्ट है ये, तो इस प्रकार से करंट फ्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इस यहाँ से एलिमेंट को ओपन कर देंगे, या फिर इसमें एक और ब्रांच है तो उसको ओपन कर देंगे, जो ब्रांच ओपन है ना उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, बस ध्यान रखना आप, करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है नो करंट फ्लो फॉर दैट ब्रांच, मतलब सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगी, करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को आप जान लो क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो मैंने बताया था R बराबर ρL/A। अब ये क्या, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, कंडक्टर की जो लंबाई है वो L है, यहाँ पर इस प्रकार से इतनी लंबाई है, ठीक। और ये A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये वाला, ये सर्कल टाइप में है, ये A हो गया है। इसके बाद ये वाला रो इसे कहते हैं रो, क्या कहते हैं, रो, इसको कहते हैं रो। तो रो जो होती है, रो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना, ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। जैसे कॉपर है तो कॉपर का चाहे आप छोटा सा वायर लो, चाहे आप बहुत बड़ा वायर लो, ये कभी चेंज नहीं होने वाला कॉपर के लिए। यदि आप एल्यूमिनियम का लोगे तो उसका अलग होगा, ध्यान रखना, ये लंबाई पर, एरिए पर, इन चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रो बराबर RA/L, इसी से मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो R का मतलब होता है ओम रेजिस्टेंस, A का मतलब होता है मीटर का स्क्वायर, L का मतलब होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब ओम मीटर। तो इसका जो आंसर आया है वो ओम मीटर आया है, इसका सी आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखिए 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा है कि विच टाइप ऑफ रेजिस्टर यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग ऑपरेशन इन ए सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या है, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग, आग शमन, मतलब आग शमन का मतलब आग बुझाना, ठीक है। आग बुझाते समय सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध
का उपयोग हम करते हैं? तो आग बुझाते समय किस प्रकार के प्रतिरोध का हम प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो बहुत जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो उसमें लगा होता है ए, वेरिएस्टर। इसको ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो 20वें क्वेश्चन का ये आंसर है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय द कलर कोडिंग मेथड। तो वही कलर कोडिंग का यूज़ करते हुए जो भी मैंने आपको बताया था, ये वाला रेड है, 10 डिजिट इसकी रेड है, यूनिट डिजिट इसकी क्या ग्रीन है, मल्टीप्लायर इसका ऑरेंज है, और गोल्डन मतलब 5% का टोलेंस आपको लेना है। तो 5% एक तो इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से इसका आंसर होगा। अब आपको ये देखना है कि रेड कितने नंबर पे आता है, BBR 2 पे आता है, तो मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अब आगे चलते हैं। बाकी आपको इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, निकाल के देखना है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वें क्वेश्चन में कहा है कि वेस्टर्न ब्रिज है, ये देखो दिखा रखा है, वेस्टर्न ब्रिज दिखा रखा है ये वाला, और उसमें कहा है संतुलित अवस्था में है, ये भी संतुलित अवस्था में है। और आपको क्या करना है, RDC मतलब ये वाला रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। वही चीज़ आपको इसको P, इसको Q और इसको R और इसको S रेजिस्टेंस मानना है। P/Q बराबर R/S, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। लगाने के बाद S आपको ज्ञात करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6। कौन सा? 6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद कमेंट में जो लिखना कि इसका आंसर आया है या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि कौन से वोल्ट मीटर कह रहा है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर V। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको ज्ञात करना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, क्योंकि ये सब जो है ना एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा है। बट यहाँ पर जो देखो ये वाला एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर सर्किट ओपन है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि इस प्रकार से कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा है, एलिमेंट चाहे कितने भी लगे हों, यदि इस सर्किट के अंदर यहाँ पर ओपन है, तो ये सारी की सारी वोल्टेज कहाँ दर्शाएगा, यहाँ पर दर्शाएगा, ठीक है। सारी की सारी वोल्टेज कहाँ दर्शाएगा, ओपन सर्किट में। यदि मैं इसके अक्रॉस कोई भी वोल्ट मीटर लगा दूँ, तो इसका मतलब यदि यहाँ पर कोई 10 वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया है, तो यहाँ पर 10 वोल्टेज ही दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो उसी प्रकार से यहाँ पर ओपन सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज है ये 18, यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, 18 वोल्टेज, तो यहाँ पर जो दर्शाएगा वो 18 वोल्ट ही दर्शाएगा। इसका मतलब इसका डी आंसर हो गया। ओके, समझ में आया होगा आपके। 23 का डी आंसर। 24 देखिए, इसमें कह रहा है कि विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन क्या है? तो सीरीज सर्किट के अंदर ध्यान रखना, सीरीज सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो होगी, आई मतलब करंट की वैल्यू सेम होती है, SAME सेम, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज कह लो वो डिफरेंट होता है। एलिमेंट के अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट, DIFFERENT। तो आप देख लीजिए क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस एमीटर। लेकिन ऑप्शंस क्या थोड़े अलग दिए हैं, तो ऑप्शंस के अनुसार हम चलेंगे। पर ए दे रखा है कि वोल्ट मीटर कनेक्शन। तो देखो वोल्ट मीटर संयोजन क्या होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। अभी अगर घरों में प्रकाशीय परिपथ, ये भी पैरेलल में होता है, ठीक है। एमीटर में शंट प्रतिरोध, ये भी पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर होता है ना, तो एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर है, तो एमीटर में एक हाई ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बाकी डी ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर की यदि आपको रेंज बढ़ानी है, तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सीरीज में ही रेजिस्टेंस को लगाओगे हाई वैल्यू का, ठीक है। तो ये है सीरीज एप्लीकेशन, ठीक है, सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन। तो इसका जो आंसर है 24वें को डी आंसर हो जाएगा। 25वां देखिए आप, 25वें में क्या कहा गया है, इसमें कहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। मतलब श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सीरीज परिपथ है और परिपथ क्या हो गया है, रजिस्टेंस खुला है, तो उस सर्किट में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव है। या इस प्रकार से कोई श्रेणी परिपथ है, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, अब ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन, तो यहाँ से करंट तो जाएगी, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगी। पहली बात तो करंट फ्लो होने की नहीं है इसमें, क्योंकि सर्किट जब ओपन हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होती, मैंने आपको बता रखा है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो नो इफेक्ट इज ए ओपन रजिस्टर। मतलब यह है कि खुला परिपथ होने पर या खुला प्रतिरोध होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद है कि खुले परिपथ में बी ऑप्शन पढ़िए, देखो खुली परिपथ में से पूर्णतः धारा बहेगी, मतलब ओपन सर्किट है उसमें धारा बहेगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि टू सप्लाई वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस द ओपन सर्किट ओपन रजिस्टर, तो ये कहना चाह रहा है सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक कह रहा है एकदम। जहाँ से परिपथ खुल जाता है वहाँ से ही सप्लाई सोर्स जो वोल्टेज होता है वो सारा का सारा अपेयर हो जाता है, मतलब वहाँ पर हमें मिलने लगता है। तो सी आंसर इसका ठीक है, डी आंसर पढ़ो, नो वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, तो ये तो गलत हो गया। बताया ना, यदि कोई सर्किट ओपन हो जाता है तो उसी के अक्रॉस क्या होने लगता है, सारा का सारा जो सप्लाई वोल्टेज सोर्स है वो उसके अक्रॉस अपेयर होने लगता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी कोई इसका आंसर नहीं है। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वें क्वेश्चन में कहा है कि R3 में प्रतिरोध का मान आपको बताना है। R3 क्या होगा, R2, R1, R2 और R3,
इसमें बताना है। इसमें 40 ओम का रेजिस्टेंस है, पहले वाले में R1 में 40 ओम है, 40 ओम। इसमें दे रखा है ये 60 ओम, 60 ओम, और इसमें R3 में बताना है। ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में R1 अपॉन R टोटल बराबर जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, R3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी है, लेकिन RT की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करोगे, तभी निकल पाएगा। अब देखो RT के लिए यहाँ पर दिया है 24 वोल्ट और यहाँ पर 12। ठीक है, मतलब कि R बराबर R टोटल जो निकालोगे V/R से निकालोगे। वोल्टेज आपको दिया है 24 वोल्टेज और 12 एम्पियर की धारा दे रखी है। 12 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब RT की वैल्यू कितने रखोगे, 2 रखोगे आप। कितनी, 2 रखोगे आप। इसको सोल्व करना, R3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। R3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, D मतलब 12। कितनी आएगी, 12 इसकी आंसर आ जाएगी। अब चलिए 27वें आंसर पे क्या होगा इसका आंसर। देखो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट। आपको देखना है कि सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सेकंड जरा। परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है यदि ए और बी, मतलब ये ए वाला पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, यदि इसको क्या कर दिया, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस प्रकार से इसने जोड़ दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो सीधे ही ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई मैं रेजिस्टेंस लगा देता तो करंट में अपोज हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह करंट बढ़ जाती। लेकिन क्या होता है, आप ध्यान रखना कि जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर जहाँ पर कम रजिस्टेंस करंट को दिखाई देता है, कम रजिस्टेंस, करंट वहाँ से ही फ्लो होने, करंट क्या करती है, वहाँ से ही फ्लो होने होती है। मतलब करंट सबसे ज़्यादा वहीं से फ्लो होने की कोशिश करती है जहाँ पर कम रजिस्टेंस उसको मिलता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पर करंट बह रही थी, बहने के बाद इसको रेजिस्टेंस बहुत कम मिला क्योंकि इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद करंट इस प्रकार से चली गई। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए कि करंट रेजिस्टेंस विल बी द जीरो। ये कह रहा है परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। आप क्या करोगे कि जब इसको शॉर्ट करोगे ए से बी की तरफ, तो परिपथ क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो गया। उसके बाद क्या है, सेम करंट विल बी द फ्लो ऑफ द ऑल ब्रांचेस, मतलब और किसी ब्रांच में सारी करंट फ्लो नहीं होने की, मतलब समान करंट फ्लो नहीं होने की। करंट फ्लो कहाँ होगी, केवल शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच में होगी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगी। तो प्रत्येक ब्रांच क्या है, उसमें सप्लाई वोल्टेज मिलती रहेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, अब डी टोटल करंट, टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू द ईच ब्रांचेस करंट सर्किट करंट। ये कह रहा है कि कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। मतलब ये है जो कुल धारा बहेगी वो प्रत्येक शाखा में बहने वाली करंट के समान रहेगी, नहीं, इनके योग के समान तो रहेगी लेकिन इसके समान नहीं होनी। कहने का मतलब ये है, जो KCL अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, KCL का मतलब ये होगा, यदि करंट सप्लाई से आ रही है और ब्रांचेस अलग अलग बढ़ रही हैं, तो प्रत्येक ब्रांचेस जो बढ़ रही हैं उनका जो योग है करंट का, वो आने वाली ब्रांच के इक्वल होगी। ये था उसका। अब यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर ठीक होगा। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर कौन सा है, ए है। 28वां क्वेश्चन देखिए, मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आप बने रहे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर। ये कह रहा है कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है, क्या कह रहा है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे ही उसका क्या है, रेजिस्टेंस भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ये रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता किसका है, कंडक्टर्स का होता है। किसका, कंडक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएस्टर क्या है, एक प्रकार का वेरिएस्टर वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, सेंसिस्टर क्या है, सेंसिस्टर भी एक बार सेंस करने वाली डिवाइस है। थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर एक टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है। LDR क्या होते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। LDR को क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। तो इसमें एक ही है बस, सेंसिस्टर। सेंसिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसमें टेम्परेचर क्या होगा इसका, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना वैसे ही क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेंसिस्टर इसका आंसर है। तो सेंसिस्टर हम क्या कह सकते हैं, सेंसिस्टर किस प्रकार से काम करता है, कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 29 देखिए, 29 में कहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश, जिसे क्यू कहते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर NE होता है। एक तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एन का मतलब नंबर्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक क्यू बराबर IT भी होता है, IT। ठीक, करंट और समय, इन दोनों का मल्टीप्लाई आवेश कहलाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सों का समूह आवेश कहलाता है। ये दोनों ही चीज़ क्या है, आवेश के इक्वल हैं। तो आप देख लीजिए, करंट और समय, यहाँ पे करंट है और समय है, आवेश के इक्वल। तो पहला आंसर ठीक हो गया। वोल्टेज तो है नहीं, ये भी गलत हो गया। इसके बाद करंट रेजिस्टेंस ये भी नहीं है, ये भी गलत और ये भी गलत। मतलब आंसर नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, 29 का ए। अब देखिए 30, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस। तो आप कंडक्टेंस समझिए, कंडक्टेंस होता क्या है। देखो जैसे रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किसको करते हैं, रेजिस्टेंस को करते हैं। RESISTANCE क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1/G,
तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो जी होता है। क्या होता है? जी। और जी को कहते हैं कंडक्टेंस, CONDUCTANC, कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस आर होता है वैसे ही जी उसका कंडक्टेंस होता है। ये इसके अपोजिट होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा 1 में क्या है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसकी यूनिट ओम है तो क्या होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट इसका अपोजिट होगी, इसकी यूनिट उसके अपोजिट होगी। इसको कहते हैं मोह, MHO। क्या कहते हैं? मोह। इसकी जो रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, OHM। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? MHO। तो इसमें मोह केवल एक ही जगह है, ए ऑप्शन पर, तो इसका ए ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, अब आप देखिए 31, विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन द ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 31वें क्वेश्चन में कहा है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहा है? ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषा होती है। इसका मतलब यह है कि परिभाषा पूछ रहा है, ये एक परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की है। ठीक है, जिसकी यूनिट 1/डिग्री सेल्सियस, मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को करते हैं अल्फा से डिनोट। किससे करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पर डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी जो परिभाषा है वही यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कौन सा क्वेश्चन है? 31 का आंसर कौन सा है? डी। अब देखो 32 देख लीजिए, विच टाइप ऑफ मीटर यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। तो देखो बैटरी की पोलैरिटी आपको चेक करनी है, बैटरी की ध्रुवता आपको चेक करनी है। तो बैटरी की ध्रुवता आप किससे चेक कर पाओगे? बैटरी की ध्रुवता यहाँ पर देखना है जरा। बैटरी क्या है? एक प्रकार का, एक पर पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव, इस प्रकार से टर्मिनल होता है ना। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा हमेशा और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। मतलब रेड है तो रेड रहेगा, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा। अब इसकी पोलैरिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसकी पोलैरिटी चेंज ना हो। तो वो मूविंग कोयल होता है। कौन सा? मूविंग कोयल मीटर होता है। यहाँ पर पोलैरिटी वोल्टेज की चेक करनी है तो वोल्टेज यहाँ पर। ठीक है, मूविंग कोयल वोल्ट मीटर, मतलब 20 का आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, ये AC/DC दोनों के लिए होता है, ये भी AC/DC दोनों के लिए होता है। ये डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, ये वाट मीटर में यूज होता है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। बाकी इसका बी आंसर है। 133 देखिए, 133 में कहा है कि श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब R2 ये है, इसमें आपको वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। 50 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। बाकी आप सभी को क्या कर लो? जोड़ लो। पहले सभी रेजिस्टेंस को आप जोड़ लो, क्योंकि रेजिस्टेंस के सीरीज में लगे हैं। R1 + R2 + R3 इस प्रकार से करके 200 और 100 300 हो जाएंगे, 300 400 700 हो जाएंगे, 700 और 300 कितना? 700 और 300 1000, मतलब 1000 ओम इसका पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस आ गया। और यहाँ पर वोल्टेज दिया है कितना? 50 वोल्ट दिया है। आप इसमें क्या कर लो? करंट की वैल्यू का तो I = V/R होता है। I = V/R। वोल्टेज कितना है? 50 है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 1000 है। आप इसे काटोगे, 50 से इसे काटोगे तो 1/20 इसका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। ठीक है, एक तो मेथड ये है, सिंपल मेथड है ये। तो करंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप क्या कर लो? इसका R2 की वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप करने का। तो V2 मतलब R2 और I मतलब करंट कितनी बह रही है? करंट की वैल्यू तो समान ही होती है। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20 है, और 1/20 करंट की वैल्यू रखोगे। 1 0 से 0 काट दो, 2 से इसे काट दो, मतलब 10 आ जाएगा। कितना? 10 आ जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33वें का कौन सा है? बी आंसर है 33वें का। अब 34वां देखिए, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। दोबारा से क्वेश्चन आया है कि सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन आपको बताना है। ठीक, तो उसमें फ्यूज़ इन सर्किट, परिपथ में फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, हाँ चलो सीरीज सर्किट में ही लगाते हैं। देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लैंप, होम, ये सब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। शंट रेजिस्टेंस, एमीटर, ये भी किसमें? शंट रेजिस्टेंस का मतलब पैरेलल में ही होता है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बाकी एक ऑप्शन बचा ए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 34। अब देखो 35। तो 35 क्वेश्चन में कहा है कि 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक का क्या है मापन करना है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? तो इसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अच्छी मेथड होता है, जो कि कम मीडियम ओम का रेजिस्टेंस को मेजर कर सकती है। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है, वैसा आंसर तो इसका सी है। ठीक है, लेकिन मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं आपको, सिंपली हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ सके कि केल्विन ब्रिज जो मेथड है वो कितने ओम के लिए प्रयोग करते हैं। तो 1 ओम से कम के लिए, कितने? 1 ओम से कम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बाकी वोल्ट मीटर और एमीटर मेथड जो है ये भी मीडियम रेंज के लिए प्रयोग होता है। बाकी अगर आपको दिया व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिया है तो उस पर लगाना, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 देखिए, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी मतलब रो, क्या होते हैं? रेजिस्टिविटी RESISTIVITY, ये रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी ओम मीटर। क्या बताई थी? ओम मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 36 का सी। अब देखिए 37 क्वेश्चन। 37 में क्या कहा गया है? 37 में कहा है कि प्रतिरोध का मान ज्ञात है। मतलब ये आपको एक रजिस्टर दे रखा है, इस रजिस्टर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ऑरेंज 10 डिजिट,
ऑरेंज फर्स्ट डिजिट, रेड मल्टीप्लायर और सिल्वर टोलेंस, ये आपको दिया है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ये कौन सा है 37 का, ये 20 का आंसर आएगा। आपको ज्ञात करना है कि आया कैसे है। ठीक है, आपको मैंने तो इसका निकाल लिया, आपको निकालना है कि निकालना कैसे है। ठीक है, यदि आपका निकल जाए तो कमेंट में बता देना आप। 38 देखिए, 38 में कहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द शंट रजिस्टर R2। यहाँ पर देखो शंट रजिस्टर दिखाया गया है, ये वाला, ये R2 रजिस्टेंस दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि इसका यूज क्या है, यूज इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट, मतलब ये एक ओम मीटर का सर्किट है जिसमें ये वेरिएबल रजिस्टर जो R2 है लगाया गया है। तो इसका यूज क्या है, तो इसका यूज़ आपको बताना है। तो इसका यूज़ होगा एडजस्ट करनी है जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। ये क्या करता है, जो आपका मीटर लगाया गया है ना प्रतिरोध में इंडिकेट करने के लिए, ये क्या करता है, उसको इनिशियल कंडीशन में लाने का प्रयोग करता है। तो देखो टू लिमिट द करंट, ये नहीं, लिमिट को करंट करने का नहीं करता, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ओमीटर रेजिस्टेंस नहीं, फिर उसके पैरेलल में नहीं सीरीज में लगता। ठीक है, तो टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, तो पॉइंटर की क्या करता है, जीरो पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, पॉइंटर को क्या करता है, जीरो पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा है भैया, सी आंसर इसका है। ठीक है, 39 देखिए, 39 में क्या है कि कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है। सीधी सी बात है कि कौन सी राशि है जो कि ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया P बराबर I²R, ये कहते हैं पावर का लॉस करती है। जब पावर का लॉस होता है तो वहाँ पर हीट भी उत्पन्न होती है, HEAT, हीट, गर्म होने लगता है ना कंडक्टर, तो वही चीज़ है I²R। तो यहाँ पर देखना आप I²R है, मतलब करंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, बी, स्क्वायर ऑफ द करंट। तो 39 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब 40वां क्वेश्चन देखिए, 40 में क्या है, व्हाट इज द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार और, उसमें डायमीटर को कहा था, डायमीटर को डबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर नहीं कहा, यहाँ पर कहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करना है, मतलब जो एरिया है ना उसी को डबल करना है। तो जब एरिया को डबल करेंगे तब क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस जो आर का फॉर्मूला जो है R बराबर ρl/A। आप एरिया को क्या कर रहे हो, डबल 2A कर रहे हो, इसका मतलब 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना एरिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना टाइम्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना टाइम्स कम हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, 40 का बी आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, 41 में कहा है कि परिपथ में प्रतिरोध R4, तो R4 कहाँ है, देखो R1, R2, R3 और R4, ये वाला R4 है। R4 पर वोल्टेज की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। तो आप R4 में वोल्टेज की वैल्यू कैसे ज्ञात कर पाओगे, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे करना कैसे है। देखो 220 वोल्टेज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर अलग 40 दे रखा है, यहाँ पर 60 दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है। यहाँ पर करंट की वैल्यू नहीं दे रखी बस। ठीक है, करंट की वैल्यू यहाँ पर दे ही नहीं रखी है। यदि आपको करंट की वैल्यू मिल जाती तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस करके आप निकाल लेते। ठीक है, लेकिन आपको क्या गया था, रजिस्टर में R4 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, इस वाले टोटल रेजिस्टेंस जो आपका R1, R2 और R3, इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ना। पहले इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ने के बाद इसको सीरीज में जोड़ना। जब एक रेजिस्टेंस बन के आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस जब बन के आ जाए, मैं मान ले रहा हूँ, एक एग्जांपल में मान ले रहा हूँ, देखो इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर R1 मानो और इसके बाद यहाँ पर R4 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 ओम है। ठीक है, यहाँ पर मानने के बाद यहाँ पर कितना 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया है। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है ना वो ये वाला लगाना है। एक सेकेंड ज़रा, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालिए, R4 के अक्रॉस निकालिए। तो टोटल वोल्टेज जो आपको 220 है, उसके बाद R4 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे। ठीक है, उसके बाद जो R1 आपका आया है टोटल और प्लस R4, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इस फॉर्मूला के लगाने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताना कौन सा है। वैसे मैं आपको आंसर बता दूँ, इसका डी आंसर ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि LDR जो होती है, LDR का मतलब होता है LDR, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसके ऊपर लिखी है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज, ये कह रहा है LDR की लाइट यदि इंक्रीज होती है तो उसके रेजिस्टेंस, LDR के रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो LDR के रेजिस्टेंस पे क्या होता है, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी पड़ती है ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। LDR पे लाइट पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर होगा, इसको ध्यान रखना आप। अब देखिए आप 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। अब देखो डीसी सर्किट के अंदर पावर आपको ज्ञात करनी है, P बराबर VI होता है। क्या होता है, P बराबर VI। डीसी सर्किट के अंदर पावर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एसी सर्किट हो सिंगल फेज के लिए P बराबर VI cos phi, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर थ्री फेज के लिए है, सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए कैसे ज्ञात करें, P बराबर √3 में VLIL cos phi। ये
ये किसके लिए है? 3 फेज़ के लिए। ये है सिंगल फेज़ के लिए। बाकी डीसी के लिए कौन सा है? डीसी के लिए ये वाला है। डीसी के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट कहाँ है? वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 44वां क्वेश्चन, 44 में कहा है कि 250 वाट और 250 वोल्ट की रेटिंग का एक बल्ब है या लैंप है। अब ये गर्म तार की गणना करनी है। इसका मतलब सीधी सी बात है, गर्म तार या प्रतिरोध, आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है इसका। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपको पी और वी दिया हो, क्या दिया हो? पी और वी दिया हो, तो रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे आप? देखो पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। देखो वी का मान आपको रखना है यहाँ से 250, उसके बाद पी का मान आपको रखना है ये, ठीक है 625, और 625 का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 312.5, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको निकाल लेना। देखो 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए ओपन सर्किट। देखो ये मैंने आपको बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर डिस्कशन में मैंने बता दिया था आपको। तो एक खुले परिपथ में प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो? जब सर्किट कोई खुला होता है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। इस अनंत में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या मिलेगी? मैक्सिमम। जितनी सप्लाई वोल्टेज हमने दे रखी है वो सेम की सेम इसके अक्रॉस मिलनी शुरू हो जाएगी, ये टर्मिनल के अक्रॉस। मेरी बात समझे ना आप? तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए भाई? अनंत ही होना चाहिए ना, हाँ या ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 45 का डी आंसर। अब देखो 46वां क्वेश्चन, 46 में कहा है कि एक समांतर, क्या कहा है कि समांतर परिपथ में एक 50 ओम का, एक 220 ओम का, एक 450 ओम का और 560 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार, ये कह रहा है में से, प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। अब ये समांतर परिपथ है, ध्यान रखना। देखो समांतर परिपथ में इस प्रकार से मैं चित्र बना दो आपको, पहले 1 2 3 और एक 4। ये वाला जो है ये है 50 का, ठीक है। ये वाला है 220 ओम का, और ये है 450 ओम का, और ये है 560 ओम का, ठीक है। आप ध्यान रखना, पैरेलल के अंदर जिस एलिमेंट का या फिर जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे 50 ओम है ना इसका, बाकी सबका ज़्यादा है इस 50 ओम से, लेकिन 50 ओम कम है, तो इसी के अंदर मैक्सिमम धारा बहेगी, मैक्सिमम करंट जो है वो बहेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? इसका आंसर 46 का कौन सा हो जाना चाहिए? लेकिन एक चीज़ और है, ये कह रहा मैक्सिमम करंट, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे कम करंट किस में बहेगी। तो मैंने अभी बताया, देखो 50 ओम में तो सबसे ज़्यादा बहेगी, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या बहेगी? सबसे कम, मिनिमम, MIN, आई मिनिमम, मतलब मिनिमम करंट बहेगी। तो इसमें मिनिमम करंट पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कॉपर कंडक्टर। तो कॉपर कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको जाननी है। क्या है? देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो होता है, और रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। पहले तो आप देखो ओम मीटर कहाँ लिखा है? यहाँ नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी ऑप्शन में ओम मीटर नहीं लिखा है, ओम प्रति मीटर लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। बाकी एक ही बचा है, कौन सा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रो ओम लिखा है। देखो इनमें से कोई सी भी यूनिट जो है ना ओम मीटर से मैच नहीं कर रही है, ठीक है। ओम मीटर से कोई मैच नहीं कर रही है। मैंने ऑप्शन यहाँ पे माइक्रो ओम है, इसका बी आंसर नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई सा भी आंसर इसका नहीं होने का है। लेकिन भारत स्किल PDF में इसका आंसर जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? सी दे रखा है। तो आपको सी पे लगाना है। किस पे? सी पे। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो 1.72 माइक्रो ओम मीटर, या तो ये आएगा या फिर 1.72 ओम मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओम मीटर। तो इसका आंसर कोई सा नहीं है। आपको टिक किस पे लगाना है? सी पे लगाना है, क्योंकि भारत स्किल के अंदर क्या है कि जो भी आप CBT एग्जाम दिखाओगे, यदि भारत स्किल की PDF में यदि कोई सही का आंसर गलत दे रखा है उसमें, तो आपको गलत पर ही टिक करना है, आपको नंबर तभी मिल पाएगा। अगर आपने अपनी थ्योरी के अनुसार उस गलत को सही करने की कोशिश करी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहली चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। भाई देखो रेजिस्टेंस के उल्टा कौन सी चीज़ होती है? रेजिस्टेंस के उल्टी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बताया था R बराबर ρl/A होता है, तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल तो होगी L, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम जो मॉडल है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल नंबर 5 मैग्नेटिज्म कैपेसिटर, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।